नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की। प्राणायाम को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे मिथ भी होते हैं। तो आज हम उन सबको क्लियर करने वाले हैं अपनी प्राणायाम प्रश्नोत्तरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राणायाम किसे कहते हैं या फिर प्राणायाम क्या है, प्राणायाम की परिभाषा क्या है। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है, अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं। इसमें 8 प्रक्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 तरह की 8 प्रक्रियाएं होती हैं जो हर मनुष्य को पालन करनी चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। प्राणायाम को अगर हम ब्रेक करें तो बनता है प्राण धन आयाम। प्राण धन आयाम। प्राण क्या है? प्राण का मतलब होता है प्राण, हमारे जो प्राण हैं, या हमारी प्राण क्या है? श्वास, हमारी जो सांसें चल रही है। और आयाम का मतलब होता है विस्तार। विस्तार यानी बढ़ाना। तो हमारी प्राण को बढ़ाना, हमारी श्वास को बढ़ाना, मतलब हमारी उम्र यदि 5 साल है तो उसे बढ़ाना। कितना बढ़ा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राण या श्वास को लंबा करना, या हमारे जीवन को लंबा करना, जीवन शक्ति को लंबा करना, हमारी आयु को लंबा करना। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये मुख्य है, और भी होते हैं, ये मुख्य है। योगासन और प्राणायाम का अर्थ क्या है? योग के माध्यम से शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के सामूहिक विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब योग में आता है योगासन। तो योगासन का जो लक्ष्य होता है वह शरीर और मन को प्रशिक्षण देना होता है, और प्राणायाम का श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखना। तो योगासन हमारे शरीर के लिए है और प्राणायाम हमारे श्वास के लिए, सांस के लिए। व्यायाम और प्राणायाम में हमें किसे पहले करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन के बाद आता है प्राणायाम, प्राणायाम के पहले आता है आसन, उसके बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में समाधि। तो सबसे पहले हमें आसन और प्राणायाम में आसन करना चाहिए, इसके बाद में हमें प्राणायाम करना चाहिए। आपको दोनों करना चाहिए, सबसे पहले व्यायाम, इसके बाद में प्राणायाम। व्यायाम को ही आसन बोलते हैं। तो पहले व्यायाम करें, फिर प्राणायाम। प्राणायाम कब करना चाहिए? प्राणायाम करने का सबसे सही समय है सुबह सुबह, ब्रह्म मुहूर्त के समय, सूर्योदय का समय। सुबह खाली पेट करना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, कई लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो खाली पेट कभी भी कर सकते हैं। कई प्राणायाम तो कभी भी किए जा सकते हैं, तो लेकिन बेहतर होता है कि आप सुबह करें। सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? प्राणायामों में सबसे पहले अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, फिर बाह प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और फिर उद्गीत प्राणायाम। यह प्राणायाम का सही क्रम है। क्या प्राणायाम शाम को किया जा सकता है? शाम को यदि आप खाली पेट हैं तो आप खाली पेट प्राणायाम कर सकते हैं। कई प्राणायाम तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्राणायाम के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए?
या फिर प्राणायाम या व्यायाम या कोई भी चीज़ है, कोई भी अभ्यास है, उसके बाद में 30 से 45 मिनट के बाद में पानी पीना चाहिए। इससे योगा के वक्त खर्च किए गए इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से पाया जा सकता है। खाना खाने के बाद कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? खाना खाने के बाद में कोई भी प्राणायाम नहीं किया जाता है और खाना खाने के बाद में सिर्फ एक ही आसन किया जाता है, एक ही योग किया जाता है, वह है वज्रासन। यह हमारे खाने को पचाने का काम करता है। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और जो हमने खाया है उसे पचाता है। सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा है? कई लोग मानते हैं, कई लोगों का कहना है कि भस्त्रिका प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम है। अगर आपने सिर्फ एक प्राणायाम कर लिया तो दूसरे प्राणायामों की आवश्यकता नहीं होती है। प्राणायाम कितने मिनट करना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 से 10 मिनट प्राणायाम करना ही चाहिए। यह दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें डेली रोज कम से कम 5 से 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें, या एक प्राणायाम करें या 2, 3, 4 प्राणायाम करें ज़रूर। प्राणायाम कौन से आसन में किया जा सकता है? प्राणायाम वैसे तो सुखासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में या फिर पद्मासन में किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ कर के भी कर सकते हैं, बेड पर बैठ कर के भी कर सकते हैं, सोफे पर बैठ कर के भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को घुटने की प्रॉब्लम्स होती है और भी अदर्स प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह भी कुर्सी पर बैठ कर के भी कर सकते हैं। आपके बैठने की पोजीशन सही होना चाहिए, एल शेप होना चाहिए, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल, स्पाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए और सर सीधा होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? स्थान स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, किसी बंद कमरे में ना करें। तो किसी भी आसन पर बैठ करके किया जा सकता है जो आपके लिए सुविधाजनक हो। आहार विहार संतुलन होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास श्रद्धा, प्रेम, धैर्य, सजगता के साथ नियमित करना चाहिए। प्राणायाम करने के क्या लाभ हैं? बहुत सारे लाभ हैं। हर शरीर के एक एक अंग के लिए लाभ है, हर बीमारी में लाभ है। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो बीमार होगे ही नहीं। जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियाँ, कहते हैं हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 सूक्ष्म नाड़ी होती हैं। सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, और जब सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कब्ज की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, पेट की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। महिलाओं की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, सारी एलर्जी खत्म हो जाती है, कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, किडनी साफ़ हो जाती है, डायलिसिस की प्रॉब्लम नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा हार्ट अच्छा होने लगता है, फेफड़े सशक्त हो जाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर तक ठीक हो जाता है, बालों की समस्या, झुर्रियों की समस्या, आंखों के नीचे गड्ढे, बहुत सारी बीमारियों में यह फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, प्राणायाम के लिए एक लाइक तो बनती है। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।